हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉपिक स्टडी ऑफ गैस लॉ के उन क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर आईजेएसओ स्टेज 1 के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है स्टडी ऑफ गैस लॉ पीवाईक्यू ऑफ आईजेएसओ स्टेज 1। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 2 liter of oxygen gas diffused through a membrane in 16 second, 600 second. 0.6 liter of an unknown gas diffused through the same membrane in half the time required for oxygen to diffuse. The molecular weight of the unknown gas is. स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन टाइम पर गैस का रेशियो जो है वो अंडर रूट इनवर्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। सो V1 हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन T1 सेकेंड विच इज 600 सेकेंड। हमें टाइम दिया गया है और हमें डिफ्यूज हमें सेकेंड गैस का वॉल्यूम भी दिया गया है, इट इज 0.6 लीटर, ऑलरेडी आपको मेंशन है। टाइम जो है वो हाफ है ऑक्सीजन का, मतलब 300 होगा, 600 का हाफ हमने कर दिया। हमने अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास मान लिया, इट इज M2। ऑक्सीजन की बात करें दैट विल बी 32। तो अगर हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास में अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 89 ग्राम आ जाएगा। सो एज पर द थियरी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया स्टूडेंट? ये फॉर्मूला हमारा आया है अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो ये हमारे पास में आता है अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल है, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द RMS speed of hydrogen is √7 times the RMS speed of nitrogen if T is the temperature of the gas, then दोनों गैस देखो, RMS स्पीड दी गई है आपको, रिलेशन सेट दिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बीच में, और आपसे ये पूछा गया है कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन निकल करके आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट URMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ URMS ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर हम RMS स्पीड की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास में RT/m मोलर मास आता है गैस का, हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 28। पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो टाइम टेकन नाइट्रोजन के लिए है इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द टाइम टेकन टू डिफ्यूज इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि T/N2 टाइम टेकन फॉर नाइट्रोजन टू डिफ्यूज इट्स ग्रेटर देन टाइम टेकन टू हाइड्रोजन टू डिफ्यूज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन आपके सामने स्टूडेंट। 28 क्या है नाइट्रोजन का मोलर मास है, 2 क्या है हाइड्रोजन का मोलर मास यहां पर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है हमारा। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। what occurs when H2O which is in liquid state evaporates? First, covalent bonds are broken. Second, only dipole force are overcome. Third, heat is absorbed by water from the surrounding. Fourth, it becomes oxygen and hydrogen gas. तो स्टूडेंट आपको बताना है इन चारों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वाटर जब इवेपोरेट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोकन नहीं स्टूडेंट, अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी नहीं बनेगी। ओके, डन। ओनली डाइपोल फोर्सेस आर ओवरकम, यस। हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, यस। सो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डन। इवेपोरेशन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 5 gram of gas at 27 degrees Celsius occupied the same volume as 0.25 gram of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. Find out molecular weight of the gas. स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर आपके लिए वॉल्यूम, प्रेशर और रिडबर्ग मोलर गैस कांस्टेंट तीनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं गैस फर्स्ट गैस के लिए N1T1, क्योंकि PV/R की वैल्यू सेम होगी, इट मस्ट बी N2T2। ये रिलेशन हमारे पास निकल करके आता है।
अगर हम बात करते हैं 5, देखो n क्या है, मोल्स हैं, मोल्स ऑफ गैस, इट इज सॉरी n क्या है यहाँ पर, n1 क्या है, मोल्स ऑफ गैस। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 5/m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 5/m हमें रिप्रेजेंट कर रहा है n1 को। टेम्परेचर कितना है गैस का, 327 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड जो डाई हाइड्रोजन गैस हमें दी गई है उसका गिवन सब्सटेंस, गिवन मास कितना है, 0.25, डिवाइड बाय 2 करेंगे, मोल्स आ जाएंगे डाई हाइड्रोजन गैस के। इसका 17 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 290 केल्विन हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि जो अननोन गैस है उसका मोलर मास कितना होगा, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इट विल बी 41.37, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। PV इज इक्वल टू NRT से क्वेश्चन में दिया गया है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, ये चीज कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है देन डेफिनेटली N1 T1 मस्ट बी इक्वल टू N2 T2। आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई थिंक मजा आएगा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, pressure of a certain volume V of an ideal gas is increased by 4 times its initial pressure, whereas the temperature is reduced to 50% of its initial temperature. The resulting volume of the gas is, okay, हमने ये माना कि इनिशियल जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है वो P1, T1 और V1 है, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं चेंजेस करने के बाद प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा, फाइनल प्रेशर जो होगा प्रीवियस का 5 टाइम्स हो जाएगा, हाँ या नहीं। 4 टाइम्स ऐड कर दिया, मतलब एक तो थाई से 4 और ऐड कर दिया तो 5 गुना हो गया। टेम्परेचर जो है उसको हमने हाफ किया था, और फाइनल कंडीशन में हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। आप ये बात जानते हो, अकॉर्डिंग टू द गैस इक्वेशन PV बाई टी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू PV बाई टी फाइनल। अगर हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो V2 की वैल्यू हमारे पास 0.1 इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, आप लोग जानते हो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। अगर मोल सेम है, मोलर गैस कांस्टेंट सेम है, तो P1 V1 बाय T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 बाय T2। यही रिलेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये सारी वैल्यूज हैं इनिशियल कंडीशन के लिए, ये सारी वैल्यूज हैं फाइनल कंडीशन के लिए। क्लियर। Next question, if equal weight of oxygen and nitrogen are kept in separate containers at the same temperature, then क्या क्या ऑप्शन है, both the container have the same number of molecule, more molecules are present in the oxygen container, the pressure of the nitrogen container is greater than that of the oxygen container, the pressure of the oxygen container is greater than that of nitrogen container। ओके, सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, देखो अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू NRT, अगर सब्सटेंस का मास आपको दिया गया है तो मोलर मास से डिवाइड करके आप उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चल गया कि प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कब होगा, जब वॉल्यूम सेम है और R तो कांस्टेंट है, इसे T कांस्टेंट है। अगर कंडीशन क्या है, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए और प्रेशर ही बदल रहा है, तो प्रेशर जो होगा वो गैस के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डन। तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो हमारी जो नाइट्रोजन, अब देखो हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है जिसका मोलर मास 28 है नाइट्रोजन, और एक है जिसका मोलर मास है 32 ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताएं, 28 और 32 में से बड़ा कौन है, 32 बड़ा है, सॉरी 1/32 की वैल्यू और कम हो जाएगी, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम होगा, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर। ठीक है, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका मोलर मास कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। नाइट्रोजन ये है, ये कंडीशन है हमारी नाइट्रोजन के केस में, और ये कंडीशन है हमारी ऑक्सीजन के केस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
0.5755 gram of compound containing sulfur and fluorine only has a volume of 255.0 ml at 288 Kelvin and 50.01 kilopascal. What is the molecular formula of this compound? सिंपल है स्टूडेंट, देखो क्या हम लोगों को सब्सटेंस का मास दिया गया है, बिल्कुल मास दिया गया है। क्या हमें सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या टेम्परेचर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या प्रेशर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एम बाई डब्ल्यू आर टी। आप इसको एम बाय, देखो यहाँ पर जो एम है वो सब्सटेंस के गिवन मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको स्मॉल एम से भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने जो भी सब्सटेंस, जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उन सबकी वैल्यू रख दी। फॉर एग्जांपल एम, यस, आर कांस्टेंट है, हम ऑलरेडी वैल्यू जानते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू हम जानते हैं, हम टेम्परेचर की वैल्यू भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेशर की वैल्यू भी जानते हैं। क्वेश्चन इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद मोलर मास ऑफ गैस जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, हमने एम आर टी पी वी की वैल्यू रखी, हमारे पास मोलर मास आ जाता है गैस का 108 ग्राम। और स्टूडेंट जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए थे उनमें से SF6 ऑप्शन ना देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कंपाउंड है ऑप्शन में जिसका मोलर मास 108 ग्राम होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है, आपको यूनिट कन्वर्जन भी इसके लिए आना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, assuming ideal gas behavior, which among the following gases will have the least density under the room temperature and pressure? Okay, तो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन एंड फ्लोरीन। स्टूडेंट देखो, अभी मैंने कहा पीवी इज इक्वल टू मोल आर टी, मोल मल्टीप्लाई बाय आर टी। अगर मैं मोल को ग्राम, गिवन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कर रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो वॉल्यूम देखो हम क्या कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू आरटी होता है। मैंने वॉल्यूम को यहाँ से सेपरेट किया और वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ ले के आ जाता हूँ तो ये जो क्वांटिटी है यही हमारी डेंसिटी हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। डी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूँ सो मोलर मास जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर टी बाई पी। अगर मेरे पास में प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोलर मास डायरेक्टली या यूं कहे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलर मास के। आपसे पूछा गया है लीस्ट डेंसिटी। स्टूडेंट ललीस्ट डेंसिटी वही गैस शो करेगी जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप अगर सभी का मोलर मास देखो तो सबसे कम मोलर मास है नाइट्रोजन का 28 ग्राम। इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An open vessel contains air at 27 degrees Celsius. The vessel is heated till 2/5 of the air in it has been expelled. Assuming the volume of the vessel remain constant, find the temperature to which the vessel has to be heated. आपको substance की कंडीशन सेम है, मोल चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हमने क्या कंडीशन लगाई है, वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट आर हमारा बन गया। तो इनिशियल मोल टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोल टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन। हमने ये माना N1 हमारा 1 मोल है तो N2 होगा वो मोल हो जाएंगे जो कंटेनर में रह गए हैं आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, N2 क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी 2/5 मोल्स ऑफ द एयर एक्सपेल्ड आउट, है ना। यहाँ पर हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 3/5 मोल रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/5 मोल जो है वो बाहर चले गए हैं, तो 3/5 मोल हमारे रह जाएंगे। डन। टेम्परेचर इनिशियल हमारा दिया हुआ है 300 केल्विन, तो अगर हमने लगा दिया N1V1 मस्ट बी इक्वल टू, अगर हमने लगाया N1T1 इज इक्वल टू N2T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 500 के केल्विन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर? जब आपने उसको हीट किया, क्वेश्चन में दिया गया है 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, तो बच कितनी गई है, रिजल्टेंट मोल कितना रह गया है हमारे पास में, 2/5 चला गया तो 3/5 मोल ही रह जाएगा हमारा। यही हमारा रिजल्ट निकल करके आता है, क्योंकि यहां पर हम ये मान रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन सेम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When a surface tension experiment with capillary tube is performed, water rises up to 0.1 m. If the experiment is carried out in space, water will rise in capillary tube. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में ये एक वाटर टैंक हमने लिया, वाटर कंटेनर हमने लिया, और इसमें ये रहा हमारा वाटर, ये रहा हमारा वाटर। अगर मैंने एक नैरो ट्यूब इस कंटेनर के वाटर के अंदर इमर्स कर दी है, तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, कुछ समय के बाद ये जो वाटर है, ये वाटर लेवल इस ट्यूब के अंदर राइज करने लगेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कब तक राइज करेगा? ये वाटर इस ट्यूब में तब तक राइज करेगा जब तक कि मास राइजेस बाय ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ एयर इन द ट्यूब। दोनों ही कंडीशन देखो, एयर ऊपर से प्रेशर लगा रही है, वाटर नीचे से प्रेशर लगा रहा था। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो वाटर अपवर्ड राइज करना बंद कर देगा। क्लियर? वाटर अपवर्ड राइज करना बंद कब कर देगा? जब एयर जो प्रेशर लगा रही थी वाटर पे और वाटर जो प्रेशर लगा रहा था, दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे। अब अगर आपने कहा स्पेस की बात करें, तो क्या स्टूडेंट स्पेस में एयर है? मुझे एक बार बताओ, क्या स्पेस में एयर है? नहीं है। अगर स्पेस में एयर नहीं है, इसका मतलब अब ऊपर से प्रेशर लगाने वाला कोई सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कैपिलरी एक्शन अज्यूम होगा तो जितना पानी, जितना वाटर इस ट्यूब में अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वहां तक जाएगा। जहां तक ट्यूब की कंप्लीट लेंथ है वहां तक वो डेफिनेटली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है ना। तो कैपिलरी एक्शन के लिए जो प्रेशर बैलेंस करने वाला एलिमेंट था वही एब्सेंट है। जितनी ट्यूब की लेंथ तक वाटर जा सकता था वो जरूर जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, दीपा वॉज स्टडिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। शी टुक अ फ्लैश एंड filled it with sulfur dioxide gas and weighed it at temperature T and pressure P. The weight of the flask containing the gas was found to be W1. She then flushed the flask, cleaned and filled it with the methane at the same temperature and pressure. The weight of the flask containing methane was found to be W2. She repeated the process with oxygen under the same condition and found the weight to be W3. द रेशियो ऑफ द वेट क्या आएगा? रेशियो ओके स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है तीनों ही कंडीशन में सेम है तो यहां पर आपके जो वेरिएशन आएगा, हम मोल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर हमारा सेम है तो इनके तीनों ही गैसेस के मोल का रेशियो निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास में तीनों ही गैसेस के जो वेट आपको दिया गया है कंटेनर में वो हमें पता है। W1 है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो मोल कितने हो जाएंगे? W1/64। W2 है हमारे पास मेथेन के लिए, तो मोल कितने हो जाएंगे? W2/16। और नेक्स्ट हमारे पास में है जैसे ऑक्सीजन गैस के लिए, तो ये W3 कितना हो जाएगा? मोल ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? W3/32। सिंप्लीफाइड रेशियो हमारे पास में आ जाएगा 4:1:2। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। स्टूडेंट ये समझ में आई बात आप लोगों को? हमने किया क्या है, हमारे पास सिर्फ जो भी सैंपल मिला है तीनों ही कंडीशन में दीपा को, हमारी जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उसे, तो आप क्या करो, गिवन मास से मोल निकालो और उनका रेशियो निकालो, दैट विल बी द रिजल्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Equal masses of the two gases among N2, NO, O2, CO2, CO and SO2 occupy the same volume at STP. Those two gases are okay. जितने भी गैसेस के सैंपल आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, अगर वो दो गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं STP पर, STP का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। अगर वॉल्यूम भी सेम होगा स्टूडेंट, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों गैस का मोलर मास भी सेम होगा या नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम होंगे। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन
मोनोऑक्साइड। दोनों का मोलर मास देखिएगा, नाइट्रोजन का मोलर मास भी हमारे पास 44 ग्राम पर मोल ही है और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हमारे पास 44 ग्राम पर मोल ही आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। क्यों? क्योंकि उनका मोलर मास सेम है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? व्हेन अ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सॉल्यूशन exert a pressure on the membrane called an as osmotic pressure. The osmotic pressure increases with increase in number of particles in the solution. स्टूडेंट ये लाइन हमारी एक टैग लाइन है या की लाइन कह सकते हो। as the number of particle increases, the osmotic pressure increases with the increase in number of particle in the solution. If 10 millimoles of the each of the sulfate, किस किस के सल्फेट ले रहे हो? सोडियम के, मैग्नीशियम के एंड एल्यूमिनियम के, डिसॉल्व इन 1 liter of the water in the 3 different beakers labeled P, Q and R respectively, the osmotic pressure follows the order. स्टूडेंट P हमने लिया है किसके लिए? सोडियम सल्फेट के लिए। यहां पर सॉल्यूशन में कितने आयन आ रहे हैं? 2 सोडियम का और 1 सल्फेट का। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में? टोटल हमारे पास में कितने हो गए? 3 आयन हो गए। डन। अगर हम क्यू प्रेशर की बात करें, ये किसके लिए आ रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। 1 आयन होगा मैग्नीशियम का, सेकंड सल्फेट का, टोटल 3 आयन, 2 आयन हो गए। एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम के आयन है और 3 सल्फेट के आयन है, टोटल 5 आयन हो गए। तो स्टूडेंट अगर तीनों का रेशियो निकालो तो आप ये देखोगे आर इज, एक सेकेंड, लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। आप ये देखोगे आर इज ग्रेटर देन P is greater than Q. That will be your answer. So ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल सल्फेट ज्यादा से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर पा रहा है। यहां पर आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन से है। जैसे कि सोडियम सल्फेट 2Na प्लस 1SO4 3 आयन हो गए। मैग्नीशियम सल्फेट 1Mg प्लस 1SO4 2 आयन हो गए। एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम प्लस 3SO4 5 आयन हो गए। तो जितने आयन रिलीज करेगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आईजेएसओ पिछले 10 साल में आईजेएसओ स्टेज 1 के अंदर आए हुए हैं टॉपिक स्टडी ऑफ गैस लॉ से, उनको करने में समझने में काफी मजा आया होगा। स्टूडेंट मैं फिर बता देता हूं, दे ऑल आर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर आपको आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।